ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में सामूहिक चिंतन और शिक्षा। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र समाज कार्य की समेतिक विधियां पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में सामूहिक चिंतन और शिक्षा। प्रिय छात्रों, अपनी पिछली वार्ता में हमने सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया की अवधारणा के बारे में चर्चा की थी और इसकी विधियों के बारे में भी प्रकाश डाला था। इस प्रक्रिया के अनेक पहलू हैं जिसमें शोध इत्यादि पर हमारी आपसे चर्चा हो चुकी है। आज हमारी चर्चा दो भागों में बांटी गई है। पहले भाग में हम ये चर्चा करेंगे कि सामुदायिक संगठन नाम की प्रक्रिया में सामूहिक चिंतन का क्या स्थान और क्या महत्व है, और वार्ता के दूसरे हिस्से में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में शिक्षा से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करें सामुदायिक प्रक्रिया में, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामूहिक चिंतन का स्थान। सबसे पहले, जैसा कि हम आपसे बता चुके हैं, किसी भी गांव या शहर में सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया एक संगठन के माध्यम से ही चलती है और संगठन का निर्माण सामुदायिक कार्यकर्ता की सहायता से स्वयं समुदाय वाले ही करते हैं। और एक बार जब निर्माण हो गया उस संगठन का या उस समिति का, तो फिर उसमें सामूहिक चिंतन ही होता है। कार्यकर्ता अपने चिंतन का केवल उसमें योगदान देता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सामुदायिक संगठन की पूरी प्रक्रिया ही सामूहिक चिंतन से ओतप्रोत रहती है। चिंतन का प्रारंभ भले ही सामुदायिक कार्यकर्ता करे, लेकिन इसका मुख्य भाग तो समुदाय वालों को ही उसका निर्वहन करना होता है। तो आइए अब हम देखें कि सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में आखिर करते क्या हैं। ये तो हमने तय कर लिया कि किसी गांव में हम गए सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में, और वहाँ पर हमारी सहायता से, हमारी प्रेरणा से स्वयं गांव वालों ने अपने संगठन का निर्माण कर लिया। अब इस संगठन में होगा क्या? सब लोग मिलकर के बैठेंगे और ये तय करेंगे कि वास्तव में हमारी आवश्यकताएं हैं क्या, हमारी समस्याएं क्या हैं, यानी उनकी पहचान या उनका आइडेंटिफिकेशन। एक बार समस्या तय हो गई, आवश्यकता तय हो गई। मान लीजिए कि गांव में पीने के पानी की कमी है, तो गांव वालों ने तय किया कि हम अपने सामूहिक श्रम से एक कुएं का निर्माण करेंगे या तालाब को और गहरा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से समुदाय अपने लक्ष्यों को तय करता है। मान लीजिए 3 लक्ष्य तय हुए समुदाय के सामूहिक चिंतन के परिणाम स्वरूप। पहला लक्ष्य तो ये था कि हमको गांव में पीने के पानी की कमी है, इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। दूसरी समस्या आई थी शिक्षा की, कि गांव में प्राथमिक पाठशाला नहीं है, बच्चों को 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो गांव में ही एक सामूहिक चिंतन के माध्यम से, सामूहिक श्रम के माध्यम से एक पाठशाला का निर्माण किया जाए। और तीसरी आवश्यकता ये आई कि गांव में
स्वास्थ्य के साधनों की कमी है, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, तो सरकार से लिखा पढ़ी करके भवन निर्माण करके और इसकी भी किसी प्रकार से पूर्ति की जाए। तो 3 आवश्यकताएं तय हो गई। पहला पीने का पानी, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। अब इसमें सबसे पहले क्या किया जाए, हमको प्राथमिकताएं भी तय करनी पड़ेगी। तो ये प्राथमिकताएं सामाजिक कार्यकर्ता तय नहीं करेगा, फिर से सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया चलेगी और उसमें तय किया जाएगा कि सबसे पहले हमारी सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या है और उसके बारे में हमको क्या करना है। तो मान लीजिए तय हुआ कि पीने का पानी जो है हमारी सबसे बड़ी समस्या है और हम सब मिलकर के इस संगठन के माध्यम से पीने के पानी की समस्या का निराकरण करेंगे। तो अब चरण आ गया प्लानिंग का या नियोजन का, और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्लानिंग भी सामूहिक चिंतन का ही एक रूप है। इस प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे, हमारी संगठन की बैठकें होगी, हमारी समिति की बैठकें होगी जो कि गांव में हमने बनाई है। इसमें हम पता करेंगे कि जो लक्ष्य हमने तय किया है, अर्थात पीने के पानी की समस्या का समाधान, उसके लिए संसाधन क्या क्या आवश्यक होंगे। और हम आपसे पहले बता चुके हैं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक संसाधन और बाहरी संसाधन। तो आंतरिक संसाधन में हमने देखा कि गांव में ही हम ईंट गिट्टी वगैरह की व्यवस्था कर लेंगे, सीमेंट की व्यवस्था बाहर से हो जाएगी। तो इस तरह से सीमेंट एक उदाहरण है बाहरी संसाधन का, और ईंट और पत्थर ये हैं आंतरिक संसाधन। ये तय हो गया सामूहिक चिंतन के माध्यम से कि लक्ष्य हमारा कुएं का निर्माण या तालाब का गहरीकरण, और उसका जो साधन है, संसाधन है, वो इस प्रकार के रेती ईंट गिट्टी वगैरह ये होंगे। अब दूसरी प्रक्रिया चालू होगी कि ये जो हमने संसाधनों का पता लगाया, इन संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे और उपकरण कहाँ से आएंगे, अर्थात फावड़ा, गेंती, तसले इत्यादि, और इनका उपयोग कौन लोग कब कब और किस प्रकार से करेंगे। ये भी हमारे प्लानिंग का, ये भी हमारे नियोजन का एक हिस्सा होगा। लेकिन ऐसा करते हुए हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रारंभ में मैं आपसे बता चुका हूँ, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य सीमेंट से कोई भवन खड़ा करना या सड़क की मरम्मत करना या कुआं खोदना या शाला भवन बनवाना नहीं है, बल्कि ऐसा करते हुए पूरे समुदाय में एक सद्भावना का माहौल निर्मित करना है, एक पारस्परिक सहयोग की भावना का निर्माण करना है, उस समुदाय को स्वावलंबी बनने में मदद करना है, स्वावलंबन की भावना का विकास करना है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था कि अगर शाला का भवन तैयार हो गया सामूहिक श्रमदान से और उसके बाद में गांव में झगड़े बढ़ गए, तो हम ये नहीं कहें कि सामुदायिक संगठन का जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ। हमारा लक्ष्य भौतिक नहीं, हमारा लक्ष्य सामाजिक होना चाहिए और यही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया हुई सामूहिक चिंतन की नियोजन के माध्यम से। यहाँ तक कि मूल्यांकन भी जब हम करेंगे अपनी प्रक्रिया के अंत में, तो मूल्यांकन भी सामूहिक रूप से ही होगा। वो कैसे? जैसा कि शुरू में हमने आपसे बताया था कि जब हम गांव का सर्वेक्षण करेंगे तो उसमें जिन लोगों को हमको उसके क्रियान्वयन में शामिल करना है उनको सर्वेक्षण में भी शामिल करेंगे। उसी तरह से जिन लोगों ने शुरू से हमारा साथ दिया है सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में, उनको मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी शामिल करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, सामुदायिक कार्यकर्ता केवल इस बात का ध्यान जरूर रखेगा कि जो भी मूल्यांकन हो वो तटस्थ दृष्टि से हो, उसमें झुकाव या अभिनति न आए। और इसमें मूल्यांकन की जो टीम गठित होगी उसमें तो कई लोग होंगे और उसमें कार्यकर्ता की भूमिका केवल एक सहयोगी की भूमिका होगी, मूल्यांकन करने वाले की नहीं। तो प्रिय छात्रों, ये तो चर्चा हुई सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामूहिक चिंतन का स्थान और उसका महत्व। अब आइए ये देखें कि सामूहिक चिंतन के उपकरण क्या क्या हो सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं द टूल्स और द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्रुप थिंकिंग। इसका सबसे सशक्त माध्यम जो है, जैसा कि प्रारंभ में हमने आपसे कहा था, गांव में या समुदाय में संगठन का निर्माण, और संगठन के सदस्य होंगे वो समुदाय के निवासी ही। इसको आप चाहें तो संगठन कह लें, इसको आप चाहें तो समिति कह लें। ये एक लोगों की सामूहिक संस्था होगी और इसी के माध्यम से
सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया चलेगी। तो कमेटी या एसोसिएशन ये प्रमुख एक उपकरण है सामूहिक चिंतन का, एक प्रमुख माध्यम है सामूहिक चिंतन का। ये समितियां जो हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ होती हैं स्थायी समितियां जो संगठन के साथ ही बनती हैं और उसी के साथ में उनका विलोप भी होता है। और कुछ समितियां होती हैं अस्थायी। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है टास्क फोर्स, अर्थात किसी एक काम को करना है, इस तालाब को इस लंबाई से इस चौड़ाई तक खोदना है, उसके लिए एक विशेष दल का हमने गठन कर दिया और जैसे ही उसका काम समाप्त हुआ तो वो जो समिति है वो अपने आप भंग हो जाती है। टास्क फोर्स या कार्य दल या कार्यबल। जहाँ तक समिति के निर्माण का प्रश्न है, इसका निर्माण दो तरीके से होता है। पहला तो है नियुक्ति, अर्थात सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाए, जो कि बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। और दूसरा तरीका है चुनाव का। तो गांव में या शहर में जब संगठन या समिति का निर्माण होगा तो कुछ लोग इकट्ठा हो करके अपनी मर्जी से मतदान के द्वारा अपने संगठन का निर्माण करेंगे, उसके सदस्यों का चुनाव करेंगे और वही सदस्य अपने संगठन के अध्यक्ष, सचिव और तरह तरह के जो समिति के अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव भी करेंगे। अब किसी संगठन में समितियां कितनी हो इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना बड़ा संगठन होगा उतनी ज़्यादा समितियों की आवश्यकता पड़ सकती है। आमतौर पर समितियों का जो गठन है वो विषयवार किया जाता है, आवश्यकतानुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए बड़े संगठनों में एक स्थायी समिति होती है, इसके पास में जो स्थायी महत्व के जो मुद्दे हैं वो चर्चा के लिए, सामूहिक चिंतन के लिए आते हैं। फिर आमतौर पर वित्त समितियां भी होती हैं जो न केवल खर्च का और आमदनी का हिसाब रखती हैं, उस पर नियंत्रण लगाती हैं, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। कई संगठन अपनी एक जनसंपर्क समिति भी बनाते हैं। ये जनसंपर्क समिति संगठन के बारे में जनता को बताती है मीडिया के माध्यम से, और जहाँ तक धन एकत्रित करने का सवाल है वही आमतौर पर जनसंपर्क समिति को भी वो सौंप दिया जाता है। एक समिति होती है कार्यक्रम की, अर्थात साल में या महीने में जो भी कार्यक्रम आपको करना हो उसका निर्माण, उसकी रूपरेखा ये कार्यक्रम समिति बनाती है। फिर एक निर्माण कार्य समिति हो सकती है। मान लीजिएगा आपको शाला भवन का निर्माण करना है, तो जो लोग इसमें महारत रखते हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, जिनको इसके अनुभव है, ऐसे लोगों को निर्माण कार्य समिति में रख दिया जाता है। एक शिक्षा समिति भी हो सकती है, यानी कि अगर हमको शाला भवन बनाना है और शाला भवन बन के तैयार हो गया, उसके बाद में क्या पाठ्यक्रम चलेगा, उसमें कौन शिक्षक क्या पढ़ाएगा इत्यादि की व्यवस्था इस शिक्षा समिति के जिम्मे होती है। तो इन समितियों में सामूहिक चिंतन ही होता है और इसके भी नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि समिति में बैठ करके आप जो आपके मन में आए उठ करके आप बोलने लगे। इसका संविधान बनाया जाता है कि समिति अपना कार्य किस प्रकार से करेगी, इसका एजेंडा तय होता है, सचिव उस एजेंडे को सर्कुलेट करता है 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, जैसा भी नियम हो। और इन समितियों की जब बैठक होती है तो उसमें बाकायदा प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा होती है, उनको पारित किया जाता है। और कई बार दुर्भाग्य से इन समितियों की बैठक में अशोभनीय दृश्य भी पैदा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो सार्वजनिक सर्वोच्च संस्थाएं हैं उनमें भी कई बार इस प्रकार के दृश्य हमको देखने को मिलते हैं जिनको कि हमारी देखने की इच्छा नहीं हो पाती। तो ऐसे अगर परिस्थितियां बनती हैं तो उनको रोकने का कार्य भी कार्यकर्ता का ही काम है। हाँ, एक बहुत अच्छी एक विधा और निकली है जिनको कि आजकल कारपोरेट वर्ल्ड में इस समिति का उपयोग बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है, इस विधा का, और उसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, अर्थात हिंदी में आप उसको कह सकते हैं बौद्धिक झंझावात या तूफान की बैठकें। ये क्या चीज़ है? इसमें एक ही नियम होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में अगर कोई समिति की बैठक है तो नियम एक ही होता है कि जिसको जो जिस तरह से अपनी बात रखनी हो उसको रखने के लिए स्वतंत्र है, भले उठपटांग ही क्यों ना हो। और शर्त यही है कि इस समय ना तो कोई उसको रोक टोक होगी और ना कोई उसका उपहास करेगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि लोग बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के अपनी बात रख पाते हैं
कई बार कूड़ा करकट भी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इसी कूड़े करकट में से बहुत सारी काम की चीज़ें भी निकाल ली जाती है और ये दायित्व भी सामुदायिक कार्यकर्ता का होता है। तो कुल मिलाकर के प्रिय छात्रों, हम ये कह सकते हैं कि सामूहिक चिंतन का सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इस चिंतन के माध्यम से हम न केवल प्रजातांत्रिक उपायों का अवलंबन करते हैं, बल्कि कार्यकर्ता अपने संगठन के सदस्यों को अर्थात समुदाय के सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि किस प्रकार से सामूहिक चिंतन किया जाता है, क्या उसके तरीके हैं और किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ये चिंतन की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। अब आइए हम अपनी वार्ता के दूसरे हिस्से पर आते हैं और वो है सामुदायिक संगठन में शिक्षा। शिक्षा से आशय हमारे यहाँ डिग्री से उन्मुख शिक्षा से नहीं है। आप लोग ये जानते हैं कि शिक्षा के आजकल 3 प्रकार बताए जाते हैं, एक औपचारिक शिक्षा, दूसरी अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी औपचारिकेतर शिक्षा। तो सामुदायिक संगठन में शिक्षा का मतलब है अनौपचारिक शिक्षा, अर्थात समुदाय के लोगों को शिक्षित करना। दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं ये एक प्रकार की सामाजिक शिक्षा है। कई लोग उसको प्रौढ़ शिक्षा का भी नाम देते हैं, कई लोग उसको जागरूकता की शिक्षा का नाम भी देते हैं। जो भी नाम दिया जाए, इसका मूल उद्देश्य है समुदाय के लोगों को अपने पर्यावरण के बारे में, अपने आसपास के बारे में उनको जागरूक बनाना और उनको जो ठोस तथ्य हैं, जो सही तथ्य हैं, उनसे अवगत कराना। इस सामाजिक शिक्षा के भी कई चरण हैं। सबसे पहली बात तो कार्यकर्ता जब किसी समुदाय में जाता है अपनी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में, भले वो छोटा सा गांव हो या बड़ा शहर हो, हमेशा नवागंतुक के बारे में एक प्रकार की पूर्वाग्रह होता है, एक प्रकार की आशंका होती है। तो शिक्षित करने का सबसे पहला चरण है कार्यकर्ता के द्वारा स्वयं अपने बारे में और अपने संस्था के बारे में और अपने उद्देश्यों के बारे में उस समुदाय के लोगों को बताना, उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं किसी गांव में जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और उनको उस गांव में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी खोलना है, तो गांव वाले तो आशंकित हो जाते हैं कि भाई शुरू में आदमी बिना किसी स्वार्थ के हमारे इस गांव में इन्होंने प्रवेश क्यों किया? क्या इसके आड़ में कोई अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं या कोई कमाई करना चाहते हैं, क्या है? तो धीरे धीरे जब तक आप उनके मन की शंकाओं को निकालेंगे नहीं, तब तक आपको उनका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। सामुदायिक शिक्षा का दूसरा कार्य है उस समुदाय के लोगों को अपने ही बारे में कई बार कई जानकारियां नहीं होती हैं। ऐसे कई अनछुए पहलू हैं सामुदायिक जीवन के जिनके बारे में किसी का ध्यान ही नहीं जाता, और गांव का जीवन या समुदाय का जीवन नदी के प्रवाह के भांति चलता रहता है। तो ऐसे अनछुए पहलुओं को भी गांव वालों के सामने स्पष्ट करना, समुदाय वालों के सामने लाना उनको, ये भी सामुदायिक कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है और ये भी शिक्षा का ही एक अंग है। तीसरा चरण शिक्षा का वो है आपने उनको अपनी संस्था के बारे में बता दिया, अपने उद्देश्यों के बारे में बता दिया, नंबर 1। दूसरा, उनके अपने समुदाय, उनके अपने गांव के बारे में बता दिया, नंबर 2। जैसे गांव में अगर आपको किसी सॉइल एक्सपर्ट के ले आए आप, और सॉइल एक्सपर्ट का कहना है कि इस गांव की जो भूमि है वो गन्ने की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। अब ये गांव वालों को शायद नहीं मालूम था, तो एक आपने उनकी जानकारी बढ़ा ली, अगले साल से गन्ने की फसल वो लेना शुरू करेंगे। तो समुदाय के बारे में बताया आपने। अब तीसरा है आपको उनको स्वयं उनके बारे में भी जागृत करना है। जैसा कि हिंदी में कहावत है कि आदमी को अपनी पीठ दिखाई नहीं देती है, तो आपको उनको ये बताना है उनके जो अंधविश्वास हैं, जो उनके गुण हैं, जो उनके दोष हैं, जो वहाँ पर गलत रूढ़ियाँ हैं, जो वहाँ पर सामाजिक दूरियाँ हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, इन सब के बारे में उनको सचेत करना है। लेकिन इसमें एक सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। अगर हम जाते से किसी व्यक्ति के दोष के बारे में चर्चा करने लगें तो हमारी बातों को पसंद नहीं करेगा। अगर जाते से हम बताएं कि भाई तुम ये काम बहुत गलत कर रहे हो, तो उसकी उपेक्षा ही आपको झेलनी पड़ेगी और पूछेगा कि इससे आपको मतलब क्या है। तो इस बात की सावधानी हमको रखना पड़ेगी कि जब तक हमारे उस समुदाय के लोगों से सार्थक सकारात्मक संबंध न स्थापित हो जाएं, तब तक इन बातों को हम स्पर्श न करें तो ही अच्छा होगा। अगला चरण जो है शिक्षा के बारे में, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जाती है सामुदायिक संगठन के कार्य में,
हालांकि कहा तो ये जाता है कि जैसी उनकी आवश्यकता है उसके प्रकार से उनको शिक्षित करना चाहिए, पर मान लीजिए वो अपनी आवश्यकताओं के बारे में खुद ही स्पष्ट नहीं है, तो सबसे पहला ध्यान हमारा जाना चाहिए समुदाय में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर। और स्वास्थ्य में भी सबसे पहली बात आती है पीने के पानी की। मैं अपने खुद के अनुभव से एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो शोध कार्य था पीएचडी का, उसमें मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण युवा हैं उनकी आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं क्या हैं, इस पर मेरा शोध कार्य था पीएचडी उपाधि के लिए। तो मैंने एक जो काल्पनिक सूची बनाई थी शोध के प्रारंभ में, उसमें मैंने नंबर 1 रखा था कि इन लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है, तो शिक्षा इनकी प्राथमिकता हो सकती है। लेकिन 300 लोगों के इंटरव्यू के बाद जब कंप्यूटर से सारी सामग्री मेरे सामने आई टेबल्स के रूप में, सारणियों के रूप में, तो मैंने पाया कि उनकी सबसे पहली आवश्यकता शिक्षा नहीं बल्कि अपने गांव में पीने का स्वच्छ पानी है। एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए शोध की थी ये। तो आमतौर पर हमें देखते हैं कि कई गाँव में तालाब होते हैं, उसी तालाब में निस्तार का भी उपयोग होता है, वहीं पर गांव के गाय बैल भैंसें ये भी वहाँ प्रवेश करते हैं और वहीं कपड़े भी धुलते हैं और वहीं से पेयजल भी ग्रामवासी लेके आते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हमको उसके बारे में उनको शिक्षित करना होगा, सचेत करना होगा। हालांकि सामुदायिक कार्यकर्ता स्वास्थ्य का कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रारंभिक जानकारी तो उसके पास में होनी ही चाहिए, और उसके आगे की जानकारी की अगर मांग हो तो किसी एक्सपर्ट को वहाँ उन लोगों के बीच में उपस्थित कर सकता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश और बिहार के गाँव में भ्रमण करने के बाद मैंने देखा ज़्यादातर गाँव में जो नालियाँ होती हैं वो सड़क के बीचों बीच बनी होती है और गंदा पानी उनमें बहता रहता है, अलग से नालियों की व्यवस्था नहीं होती है, और बारिश में तो मैला और साफ पानी मिलके कहाँ इकट्ठा हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। इससे भी बीमारियां फैलती हैं। तो इसके लिए भी हम गांव वालों को प्रेरित कर सकते हैं कि भाई इसके लिए आप स्वयं मिल करके अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। यही स्थिति आवास की है। आवास में वेंटिलेशन का आमतौर पर ध्यान नहीं रखा जाता है कि हवा का प्रवाह निर्बंध रूप से बहता रहे, इसके बारे में कोई विशेष लोग सावधानी नहीं रखते हैं। आज भी अगर आप चले जाएं दूरस्थ गाँव में, इंटीरियर में, अंदरूनी इलाकों में, तो कोई बीमारी होने पर बजाय डॉक्टर के पास जाने के या बजाय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लोग झाड़ फूंक करने वाले ओझा या गुणी के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बारे में भी अगर हम उनको शिक्षित करेंगे तो ये भी सामुदायिक संगठन की शिक्षा का ही एक पहलू होगा। तो पहले हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य की होनी चाहिए अगर हमको शिक्षित करना है लोगों को। दूसरी प्राथमिकता है आजीविका की। हर व्यक्ति को रोजी रोटी चाहिए, कम से कम दाल रोटी तो उसकी बुनियादी ज़रूरत है ही। तो पहले तो हम ये देखें कि गांव में आजीविका के साधन क्या हैं या शहर में साधन क्या है। शहर में तो अनगिनत साधन होते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम गांव को लें तो हम पाएंगे आमतौर पर कि एक तो खेती वहाँ का प्रमुख साधन है आजीविका का, दूसरा कुछ मजदूरी करने वाले लोग हैं, थोड़े बहुत लोग नौकरी करने वाले मिल जाएंगे और बहुत थोड़े लोग कोई व्यापार धंधा करने वाले मिल जाएंगे। तो रोजी रोटी की जो समस्या है, हर आदमी अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है, अपना जीवन स्तर ऊंचा करना चाहता है। तो ये देखा जा सकता है उन्हीं की मदद से कि उनकी रोजी रोटी की वृद्धि में कौन कौन सी बाधाएं हैं और उन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर कुम्हारों के लिए उन्होंने विशेष सत्र चलाए, और कुम्हार अब वहाँ के कुम्हार केवल मिट्टी के बर्तन या घड़े इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते हैं, बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनाते हैं और ये काम बरसों से वहाँ चल रहा है। ऐसी सुंदर कलाकृतियाँ जिनका कि विदेशों में निर्यात होता है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एजुकेशन का, सोशल एजुकेशन का, इसको आप कह सकते हैं फंक्शनल एजुकेशन का या कार्यात्मक शिक्षा का, कि उन्हीं के कार्य में उन्हीं की स्किल को बढ़ा करके, उन्हीं के कौशल को बढ़ा करके हम उनकी आमदनी में वृद्धि करने में उनके साथ में सहयोग करेंगे तो उनका और हमारा संबंध और प्रगाढ़ होगा, उनका हमारे पर विश्वास और मजबूत होगा। तीसरी बात शिक्षित करने की, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था अपनी वार्ता के पहले भाग में कि गांव में संगठन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं कि संगठन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अगर उसका मान लीजिए पंजीकरण करना हो तो पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या है, पंजीकरण हो गया उसके बाद में उसका जो नियम है, उसका संविधान, किस प्रकार से संविधान बनाया जा सकता है, ये उन लोगों को जानकारी आमतौर पर नहीं होती है, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं होती है। तो ये शिक्षित करने का काम भी कार्यकर्ता का होता है, और उसमें फिर
जैसे मान लीजिए आपने संविधान निर्मित करने में उनकी मदद की, तो उसमें फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या मंत्री, कोषाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता, इनके अलग अलग रोल्स होंगे, इनके क्या अधिकार होंगे, इनकी क्या भूमिका होगी, इनके क्या कर्तव्य होंगे, ये भी आपको स्पष्ट करने में उनकी मदद करना होगी और ये भी सामुदायिक शिक्षा का ही एक अंग कहा जाएगा। उसी प्रकार से नागरिक अधिकार और कर्तव्य, ये भी हमारी सामाजिक शिक्षा का एक अंग होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान में न केवल मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है बल्कि नागरिक के कर्तव्यों का भी उल्लेख है, और आमतौर पर नागरिक इनसे ज़्यादा वाकिफ नहीं है, खास करके कर्तव्यों से। तो ये भी हमको उनको बताना होगा कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। प्रिय छात्रों, आजकल पर्यावरण संरक्षण और विकास के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर में छेद वगैरह वगैरह बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन आम आदमी इनको समझ नहीं पाता है। ये सारी की सारी चीज़ें उसके अपने पर्यावरण से किस प्रकार से संबंधित हो सकती हैं, और पर्यावरण को दूषित करने में उस समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं, और उस दूषण को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। अपने आसपास के पर्यावरण के संरक्षण में एक आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है, उसके विकास में क्या उसका योगदान हो सकता है, यह भी सामुदायिक शिक्षा का ही एक अंग कहा जाएगा। और सबसे अंत में मैं कहना चाहूँगा, हालांकि ये तो बहुत विस्तृत विषय है सामुदायिक शिक्षा का, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए, खास तौर से जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए अनगिनत योजनाएं संचालित कर रखी। महात्मा गांधी मनरेगा का नाम आपने सुना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, इस प्रकार की बहुत योजनाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों के लिए योजनाओं का निर्माण हुआ है, उनको न तो इनके बारे में जानकारी है और न उसका लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में वो समझते हैं कि कैसे क्या प्रक्रिया होती है। तो सामुदायिक शिक्षा के अंग के रूप में एक कार्यकर्ता का एक ये भी कर्तव्य बनता है कि जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी उससे लाभान्वित हो सकने वाले लोगों को तक पहुंचाए, और अगर ज़रूरी हो तो उनका लाभ लेने में उनकी मदद भी करें। इसी प्रकार से आजकल गाँव में और शहरों में कई प्रकार के NGO अर्थात अशासकीय कल्याण संस्थाएं भी सक्रिय हैं। वो भी तरह तरह के कार्यक्रम संचालित करती हैं, उनकी भी जानकारी लाभार्थियों को दी जा सकती है और उनका लाभ लेने में उनकी सक्रियता से मदद की जा सकती है। इस प्रकार सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामूहिक चिंतन और सामुदायिक शिक्षा का क्या महत्व है, इस प्रकार की चर्चा हमने आज संपन्न की। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम सामुदायिक संगठन में सामूहिक चिंतन और शिक्षा। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी पूर्वा शर्मा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।